हाय दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने मशीन के बेसिक के लिए मटेरियल्स का बेसिक देखा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक देखा। उसमें मैंने आपको लॉज बताए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जिनके ऊपर बेस्ड होती हैं हमारी सारी मशीन। तो इस लेक्चर के अंदर हम मशीन्स के लिए एक और बेसिक टॉपिक कवर कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सर्किट्स। अब ये मैग्नेटिक सर्किट क्या चीज है? देखो, हम नेटवर्क थ्योरी जानते हैं तो हमें नेटवर्क के लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेटवर्क के लॉज जैसे कि नोडल हो गया, मैश हो गया, केवीएल हो गया, केसीएल हो गया। लेकिन वहीं कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके अंदर करंट ना फ्लो करके फ्लो करती है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पिछले ही कुछ टॉपिक्स के अंदर हमने देखा कि फ्लक्स की डायरेक्शन बनती है, फ्लक्स एक क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी एक क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। अब देखो, नेटवर्क में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ये जानते हैं कि जो करंट होता है दैट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज लूप। और वहीं मैग्नेटिज्म में मैं ये भी जानता हूं साथ साथ दैट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाले सिस्टम्स को मैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में शो कर पाऊं, देन इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सर्किट। तो ये वाला पॉइंट लिखना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, the representation of system containing magnetic field, the representation of system containing magnetic field as an electrical network, as an electrical network is called as magnetic circuit, is called as magnetic circuit। तो बेसिकली मैग्नेटिक सिस्टम को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग बना रहे हैं। अब इसके लिए देखो, एक बेसिक सा सिस्टम लेता हूं मैग्नेटिक सर्किट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। एक हम बेसिक सा सिस्टम ले रहे हैं। जैसे एक ट्रांसफार्मर का डिजाइन ले लिया मैंने। अब इस पे मैं एक कॉइल ले लेता हूं। ये कॉइल है n टर्न्स की और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है। अब सबसे पहले मेरा क्या काम है? सबसे पहले मेरा काम है यहां पे फ्लक्स डिराइव करना। फ्लक्स डिराइव करने के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड में डिराइव करूंगा एम्पियर्स लॉ से। अब देखो, एम्पियर्स लॉ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है। H डॉट डी एल इक्वल टू करेंट एनक्लोज्ड, यही होता है ना एम्पियर्स लॉ। तो अब इसके लिए क्लोज लूप डिफाइन करना जरूरी है। तो देखो, मैं एक एम्पियर लॉ के लिए एक लूप डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने लूप की डायरेक्शन भी शो कर दी, ए बी सी डी। अब पहले मुझे बताओ, करंट देख के, करंट देखोगे अगर, तो मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनाएगा। करंट कैसे जा रहा है? आगे से राइट जा रहा है और पीछे से लेफ्ट जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है? अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड अगर अपवर्ड्स बन रही है, इस तरह से बन रहा है एच, तो ये भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ध्यान रखना क्लोज लूप में ही एग्जिस्ट करती है। तो देखो, एच और एल तो पैरेलल चल रहे हैं ना। ये मैग्नेटिक सर्किट का जो पाथ है वो भी क्लॉकवाइज है रेड में, और ये जो ब्लू में मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एच वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, ऐसा हम बोल पा रहे हैं। अब मान लो ये जो रेड वाला पाथ है, इसकी लेंथ है एल। जब दोनों पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? पैरेलल में एंगल 0 होता है ना। एच इंटू एल, ये आ गया लाइन इंटीग्रल। अब बात है करंट एनक्लोज की। करंट एनक्लोज का मतलब है कितना करंट लूप से पास होता है। देखो,
अब ये वाली कंडक्टर ले गया I, ये भी ले गया I, इस तरह के n कंडक्टर हैं जो हर कोई करंट कितना लेके घुस रहा है I, और करंट बाहर तो लेफ्ट से आ रहा है ना, देखो लूप के अंदर सिर्फ करंट एंटर कर रहा है, बाहर यहां से आता है, बट ये पार्ट तो लूप के अंदर है नहीं, ये जो बाहर आने वाला लेफ्ट वाला हिस्सा ये तो लूप के बाहर है ना, तो लूप के अंदर जाते हुए तो करंट दिख रहा है लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहा। लूप के अंदर देखो सिर्फ इतने रीजन में, ये जो रीजन है ना, लूप के अंदर देखो करंट एंटर कर रहा है लेकिन बाहर लूप के बाहर से आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि करंट एनक्लोज कितना है कि n टर्न्स है और हर कोई करंट I एंटर कराता है तो NI। तो अब हम क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लॉ से HL इक्वल टू NI, तो H इक्वल टू NI बाय L। ये फॉर्मूला भी देखो इंपॉर्टेंट है, H का जो फॉर्मूला आया हमारे पास NI बाय L, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अब H आने के बाद क्या होगा, और देखो इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो हमने सोलेनॉइड के लिए निकाला था ना NI, वहां पे स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो N बाय L क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। H आने के बाद अगली टर्म में निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैंने तुम्हें मटेरियल वाले टॉपिक के अंदर भी बताया था कि B की वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर H, या ये कह दो म्यू H, तो B कितना हो गया, म्यू NI बाय L। अब लेकिन मेरा एम क्या था, फ्लक्स निकालने का, मैग्नेटिक फ्लक्स मुझे निकालना था। फ्लक्स कैसे निकलता है, सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds। अब यहां ये जो ds वेक्टर होता है ना, इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। ये बात थोड़ी समझने की कोशिश करना, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर जो होता है ना, ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू एरिया। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी चीज का कंपोनेंट लेना किसी और वेक्टर के पैरेलल। ए डॉट बी का मतलब ऐसे निकाल सकते हो, ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल, या बी डॉट ए का मतलब निकाल सकते हो बी का कंपोनेंट ए के पैरेलल, बात एक ही है। ए डॉट बी को ये भी कह सकते हो ए कंपोनेंट पैरेलल टू बी, या फिर बी कंपोनेंट पैरेलल टू ए। तो ये वाला एक पॉइंट लिख लेना, the dot product gives component of one vector, the dot product gives component of one vector parallel to other vector, parallel to other vector। अब देखो b डॉट ds का मतलब क्या है, ये मान लो सरफेस है, मैंने बोला जो एरिया वेक्टर होता है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो एरिया वेक्टर आ गया। मान लो ये B है, तो B डॉट ds क्या बताएगा, कंपोनेंट ऑफ B पैरेलल टू ds, ठीक है, ds के पैरेलल आएगा ना, ds के पैरेलल आने का मतलब है सरफेस के परपेंडिकुलर। इसीलिए जब भी फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी का वो कंपोनेंट लेते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो ये वाला भी पॉइंट लिखना, while computing flux we consider component of flux density, which is perpendicular to the surface, ठीक है भाई, आगे चलें। अब इसका मतलब है देखो H और B तो पैरेलल ही होते हैं ना हमेशा, क्योंकि B वेक्टर इज पैरेलल टू H वेक्टर, उसके बीच का प्रोपोर्शनैलिटी होता है म्यू, तो H और B पैरेलल होते हैं।
मैंने बोला बी का कंपोनेंट एरिया के परपेंडिकुलर, या ये कह दो एरिया का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर। अब देखो ये जो एच आ रहा है ना, वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, मेरी बात को समझना। एच और बी सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ये किसकी डायरेक्शन है? बी। तो हमें एरिया वो लेना है जो बी के परपेंडिकुलर हो, या बी शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया, बात तो एक ही है। तो एरिया ऐसे लोगे ना, और यहां पे ऐसे लोगे, यहां पे ऐसे एरिया, और यहां पे ऐसे। इसको एक और तरीके से समझो, अगर ये है x y z, ये शुरू में b किस डायरेक्शन में है? y में, तो एरिया होगा एक्स जेड प्लेन, ठीक है। फिर ये वाला b किस डायरेक्शन में नीचे है? ये माइनस ए जेड है, जब z में है तो एरिया होगा एक्स वाई। फिर ये है माइनस ए वाई, जब y में है तो एरिया होगा एक्स जेड। फिर ये है प्लस z में, तो एरिया होगा एक्स वाई। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में तो एरिया एक्स वाई का लोगे, y में है तो एक्स जेड, x में है तो वाई जेड। तो जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एरिया उसके परपेंडिकुलर लेंगे। तो अब हम फाई बोल देंगे b इंटू एरिया परपेंडिकुलर, या सिंपली अभी के लिए लिख दो b a। b अभी हमने लिखा था म्यू एन आई बाय एल इंटू ए, तो फाई को ऐसे लिख दो एन आई डिवाइडेड बाय एल अपॉन म्यू ए। तो ये हमारे पास आ गई फ्लक्स की इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने जैसा बोला था कि किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम को मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लाना है, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है मुझे इसे कंपेयर करना है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशन से। तो मैं इसे कंपेयर करता हूं ओम्स लॉ से, ठीक है भाई, ओम्स लॉ से कंपेयर कर रहे हैं। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर का करंट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, तो I को लिख दिया जाता है V बाय R। वोल्टेज कहां लेते हैं? एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो तुम ये भी तो कह सकते हो ये जो V है ये रिस्पॉन्सिबल है करंट I बनाने के लिए, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट I। जो भी करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करवाने वाला कौन है? V वोल्टेज। अब ऐसे ही सोचो जैसे करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक सिस्टम में कौन फ्लो करता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, बात एक ही है। तो मैं करंट को मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स से कंपेयर कर सकता हूं। तो करंट फ्लो कराने के लिए जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज लगता है, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बनाने के लिए क्या लगता है? अब आ जाओ एम्पियर्स लॉ पे। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए लगता है करंट एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज कितना लिया था इस सिस्टम में? याद करो, देखो चेक करो डेरिवेशन, हमने लिया था Ni। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं सिमिलरली I enclosed which is equal to Ni is responsible for flow of magnetic field H वेक्टर और फ्लक्स फाई। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? Ni। जैसे वोल्टेज को EMF कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसे ही Ni को बोल देंगे MMF। तो F लिख देते हैं Ni, इट इज कॉल्ड एज MMF, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, ठीक है, MMF। अब अगर कंपेयर करें तो MMF तो वोल्टेज के एनालॉगस है और फ्लक्स इज एनालॉगस टू करंट फाई, क्योंकि वहां करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक सिस्टम में फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट को ना मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और करंट स्केलार है, और ऐसे ही फ्लक्स भी एक स्केलार क्वांटिटी होता है, इसीलिए मैंने बोला फ्लक्स इज
एनालॉगस टू करंट। अब बची तीसरी टर्म, वहां वोल्टेज के नीचे रेजिस्टेंस आता है, ऐसे यहां एमएमएफ के नीचे जो क्वांटिटी आएगी दैट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। तो हम इसको लिख लेते हैं आर, या एस भी लिख सकते हो, एल बाय म्यू ए इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, अब ये टर्म तुम पूरी मशीन में बहुत बार देखोगे। इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है। तो ऐसे हम किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम को कंपेयर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। अब देखो यहां मैं समझाता हूं कि ये रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस एक ही जैसी चीज कैसे है। ठीक है, सेपरेट आउट करने के लिए तुम रिलक्टेंस को एस से भी शो कर सकते हो, या फिर इस तरह का आर भी बना सकते हो। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये होता है रो एल बाय ए, या एल बाय सिग्मा ए। सिग्मा क्या होती है? सिग्मा होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या बताती है भाई? कोई भी मटेरियल कितना करंट फ्लो करवा सकता है, वो है उसकी कंडक्टिविटी। सेम वे में मैग्नेटिक फील्ड को कौन फ्लो करवाता है? परमिएबिलिटी। इसीलिए रिलक्टेंस के अंदर सिग्मा की जगह आया म्यू। म्यू इज परमिएबिलिटी, क्योंकि परमिएबिलिटी भी हमें यही बताती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड किसी सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है। तो सिग्मा और म्यू ये आपस में एनालॉगस है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल रहा है? देखो, अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट को कंपेयर कर रहे हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक में आया एमएमएफ, एनआई, इधर आई वोल्टेज, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। इधर आया फ्लक्स वेबर में, यहां आया करंट एम्पियर में, और ये वोल्ट्स। ठीक है, इधर आई रिलक्टेंस एल बाय म्यू ए, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? म्यू की होती है हेनरी पर मीटर, म्यू होता है ना हेनरी पर मीटर, इनटू एरिया बाय लेंथ, इनटू एरिया बाय लेंथ हो जाएगा हेनरी। और इधर आता है रेजिस्टेंस ओम। रिलक्टेंस को ना एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ठीक है, तो ये हमें कंपैरिजन मिला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर। ये बात क्लियर हुई? अब इससे होगा क्या कि कोई भी मैग्नेटिक सिस्टम है उसको कैसे शो कर सकते हो? एक इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह। तो ये वाला सारा नोट कर लेना, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या बनेगा? ये जो सिस्टम मैंने तुम्हें दिया था, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मुझे ड्रॉ करना है। तो क्या है कि ये जो एमएमएफ है ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये जो रिलक्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी। तो यहां पे कितना फ्लक्स फ्लो करेगा इस सिस्टम में? एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। ठीक है, एस इज रिलक्टेंस। ठीक है ना, तो सेम इक्वेशन आ गई ना जो हमने मैग्नेटिक फील्ड से डिराइव की थी। तो इस तरह से किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम को एक हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में शो कर सकते हैं। अब देखो, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। ऐसे ही रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है परमिएंस। परमिएंस। देखो, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऐसे रिलक्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स। तो वाला एक पॉइंट लिख लेना, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस
opposes the flow of current, just like resistance opposes the flow of current, reluctance opposes the flow of magnetic flux. Reluctance opposes the flow of magnetic flux. ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस क्या बताएगा कि फ्लक्स को पास कराने की एबिलिटी। अगर रिलक्टेंस रोकने की एबिलिटी है तो उसका रेसिप्रोकल है पास कराने की एबिलिटी या परमिट करने की एबिलिटी, इसीलिए परमिएंस। जो परमिट करे वो परमिएंस। अब रेजिस्टेंस में जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे ही रिलक्टेंस में भी होते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें लिखना in series combination in a magnetic circuit, the magnetic flux through different parts of magnetic circuit should be same। जैसे हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज तब बनता है जब करंट सेम रहे, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में सीरीज तब बनेगा जब फ्लक्स सेम रहे। ठीक है, तो यहां क्या मानोगे कि जब फ्लक्स सेम है तब सीरीज है। अब जैसे रेजिस्टेंस ऐड होते हैं ऐसे रिलक्टेंस ऐड हो जाएंगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn। ठीक है, सेम रूल। ऐसे ही बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब इसमें लिखना in magnetic circuit if flux gets divided in two or more than two parts, then it is treated as parallel combination। और रेजिस्टेंस की तरह ही चलोगे यहां भी कि उनके रेसिप्रोकल को ऐड करोगे। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल दिखाता हूं। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर में पहुंचते हैं तब हम दो तरह के ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। जैसे शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर अगर लें, ठीक है भाई। अब मान लो बीच में हमारे पास कॉइल है, बीच वाले लिंब पे कॉइल है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? करंट राइट में है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स, यहां से मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बना। अब ये दो हिस्सों से अपना क्लोज लूप पूरा कर सकता है, ऐसे या फिर ऐसे, यानी फ्लक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, φ1 और φ2। तो ये φ1 और φ2 वाला जो पाथ है इन्हें पैरेलल मानना पड़ेगा। अगर सारे में एक ही फ्लक्स फ्लो करता जैसे यहां पे था तो इसको क्या बोलोगे? सीरीज। ठीक है, तो सीरीज कब है? जब फ्लक्स सेम रहे, और पैरेलल कब है? जब फ्लक्स डिवाइड हो जाए। बाकी इसके अंदर रेजिस्टेंस वाला ही रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना फ्रिंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये फ्रिंजिंग क्या होती है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन अब सरफेस इनफाइनाइट तो है नहीं, सरफेस के क्या हैं? एजेस हैं, और एजेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो बदल जाता है, उसे कहते हैं फ्रिंजिंग। तो इसमें लिखना द स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, of magnetic field lines, the spreading of magnetic field lines due to
ड्यू टू edges due to edges of the core due to edges of the core is called as fringing, is called as fringing. जैसे मान लो ये मैग्नेटिक कोर है जो पीछे से चला आ रहा है कहीं, मुझे नहीं पता शुरू कहां से हुआ, और ये आगे भी मैग्नेटिक कोर ही है, यानी ये भी देखो आयरन है और ये भी आयरन है, बीच का मटेरियल है अपना एयर, या इसको एयर गैप भी कह देते हैं कि दो आयरन के पार्ट्स में बीच में एयर आ गई तो एयर गैप बोल दो। अब देखो कायदे से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जानी चाहिए थी, कुछ इस टाइप से, H कह दो या B कह दो, कुछ इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो किनारे आ जाते हैं इस वजह से ये फैल जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग। अब फ्रिंजिंग से हुआ क्या, देखो ये जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये बड़ा हो गया, ये इतना नहीं रह गया, अब कायदे से तो इतना रहना चाहिए था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन फैलने से इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया। तो ये वाला पॉइंट लिखना, ड्यू टू फ्रिंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्प्रेड, ड्यू टू फ्रिंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड and effective cross sectional area increases, effective cross sectional area increases, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जहां कहीं वो बोले फ्रिंजिंग को इग्नोर करना है, उसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा जब मैग्नेटिक फील्ड एयर में जाती है, यानी जो इस कोर का एरिया है वही किसका लोगे, एयर का एरिया। अगर फ्रिंजिंग बताएगा तो तुम्हें यह भी बताएगा कि कितना एरिया में इंक्रीमेंट आया है, जैसे हो सकता है ये एरिया ए हो और ये कह दे 10% बढ़ गया, यानी 1.1 ए। तो फ्रिंजिंग की वजह से क्या होगा, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एरिया है उससे ज्यादा एरिया होगा एयर का। कितना ज्यादा होगा वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नहीं गिवन है तो क्या मानोगे, एरिया सेम है या फ्रिंजिंग इग्नोर्ड है। तो इसमें लिख लेना, इफ इंक्रीमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ इंक्रीमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्यू टू फ्रिंजिंग, if increment of cross sectional area due to fringing is not specified, then ignore fringing, and consider cross sectional area of air gap, same as magnetic core, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एयर गैप सेम एज मैग्नेटिक कोर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। अब अगला हेडिंग डालना, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। अब देखो जैसा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी देखा कि यहां हम लोग बात करते हैं मशीन के अंदर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन की, यानी एक कॉइल से बनने वाला फ्लक्स दूसरी कॉइल में जाकर के ईएमएफ बनाए। अब क्या होता है, बहुत बार एक कॉइल से बनने वाला सारा फ्लक्स दूसरी कॉइल तक नहीं पहुंचता, कुछ फ्लक्स ऐसा होता है जो एयर में घूम करके लौट जाता है। तो जो भी एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल तक ना पहुंचे, दैट इज कॉल्ड एज लीकेज फ्लक्स। तो इसमें लिखना, द फ्लक्स दैट लिंक्स only one part of the machine and complete its closed loop without reaching the other part is called as leakage flux, ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई।
अब क्या होता है जब हम ये सर्किट पढ़ रहे हैं ना, मैग्नेटिक सर्किट, तो हम लोग लीकेज फ्लक्स को इग्नोर कर रहे हैं। यानी हम क्या मान रहे हैं कि सारा का सारा फ्लक्स आयरन वाले हिस्से में ही रहेगा, कुछ भी एयर से पास नहीं होगा। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखना, while analyzing magnetic circuits, while analyzing magnetic circuit, we assume, while analyzing magnetic circuit, we assume the entire flux, we assume the entire flux stays within the core, stays within the core and does not complete closed loop through air, does not complete closed loop through air। अब जैसे मान लो ये करंट आई है, अब ये कैसे फ्लक्स बनाएगा? करंट अगर राइट में जा रहा है तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी अपवर्ड्स। अगर इससे बनने वाला फ्लक्स अपवर्ड्स हुआ, सपोज मैंने बोल दिया इसको फाई, अब ये जो अपना क्लोज लूप है ये आयरन से कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, ये हुआ आयरन से कंप्लीट करने वाला। लेकिन ये अपना क्लोज लूप यहां से भी कंप्लीट कर सकता था, देखो ऐसे भी तो कर सकता था और ऐसे ही यहां से भी कर सकता था। तो ये जो एयर से कंप्लीट करने वाला पार्ट है ना, इसको लीकेज कहते हैं, ठीक है, चाहे तो इसको हाफ हाफ कह दो। तो हम बोलेंगे कि फाई जो होगा वो दो का सम होगा, आयरन और लीकेज, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दो फ्लक्सेस का सम हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहते हो करंट टेक्स द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, ऐसे ही तुम बोलोगे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स टेक्स द पाथ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखना, just like current tries to take the path, just like current tries to take the path of minimum resistance, the magnetic flux takes the path of minimum reluctance। अब रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला हमने देखा दैट इज L बाय म्यू ए। अब अगर आयरन की बात करोगे तो ये होगा म्यू नॉट म्यू आर ए, और एयर की अगर बात करोगे म्यू नॉट ए। अब मैंने पहले भी बताया था ये जो आयरन होता है इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 2500 से 4000 तक होती है, और म्यू आर से जब डिवाइड कर रहे हो तो रिलक्टेंस आयरन की कम होगी एयर से, ठीक है। तो ये नोट करना है एक बार, आयरन और एयर का कंपैरिजन, और इसको नोट करने के बाद लिखना सिंस रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ is less than air gap the majority of the flux is restricted in the iron core, and a small fraction of the flux leaks through the air। इसीलिए हम लीकेज कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, ये होता है टोटल फ्लक्स यानी φ1 अपॉन यूजफुल फ्लक्स। अगर यूजफुल फ्लक्स आयरन वाला है तो ये हो जाएगा φ1 अपॉन φ आयरन।
टोटल यूजफुल से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि टोटल में लीकेज भी इंक्लूडेड है, तो इट इज ग्रेटर देन 1। ये बात समझ आई? तो लीकेज को अक्सर हम क्वेश्चंस के अंदर इग्नोर करेंगे। इसका मतलब है जो भी रिजल्ट हम डिराइव कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं है या वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं एरर है अगर लीकेज को इग्नोर करते हो। ठीक है, लीकेज फ्लक्स के बारे में जो ज्यादा बातें होंगी ना अपनी, वो मशीन, पर्टिकुलर मशीन के अंदर हम बात करेंगे। अभी के लिए लीकेज फ्लक्स वो समझो जो मशीन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ना पहुंचे। अभी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा ना, एक बार मशीन की कंस्ट्रक्शन जब पढ़ लोगे, चाहे फिर वो डीसी हो, चाहे सिंक्रोनस, चाहे इंडक्शन, तो लीकेज का मतलब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक के अंदर थ्योरी इतनी होती है, बट इसको समझने के लिए या इसको विजुअलाइज करने के लिए ना क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये टॉपिक बिना क्वेश्चन के नहीं कवर कर पाओगे, तो इस पे क्वेश्चन लिखना। A ferromagnetic core is shown. A ferromagnetic core is shown. 3 sides are of uniform width. 3 sides are of uniform width. And fourth one is thinner. And fourth one is thinner. ठीक है, 3 की विड्थ बराबर है और चौथी की विड्थ कम है। द डेप्थ ऑफ द कोर, द डेप्थ ऑफ द कोर is 10 centimeter. The depth of the core is 10 centimeter. A 200 ton coil, a 200 ton coil is wrapped around the core. A 200 ton coil is wrapped around the core as shown in the figure. As shown in the figure. Assume mu r equal to 2500. Assume mu r equal to 2500. How much flux is produced? How much flux is produced by 1 ampere? By 1 ampere input current. By 1 ampere input current. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले एक बार नोट कर लो, पूरा डायग्राम बना लो, फिर एक एक करके पॉइंट समझाता हूं जो जो चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या प्रोसेस होता है। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर तुम्ही को करनी है। ठीक है, मेथड बताता जाऊंगा, वैल्यूज बताता जाऊंगा क्या आएंगी, बट कैलकुलेशन अपना एक कैलकुलेटर लेके बैठो, भले ही वर्चुअल कैलसी लेके बैठो या फिर ऑफलाइन कैलकुलेटर, बट यहां कैलकुलेशन काफी होने वाली है। ठीक है, लेफ्ट के डायमेंशन नहीं लिख रहा हूं, सेम है, राइट वाले ही हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो दोनों तरफ के डायमेंशन बराबर होंगे। एक बार ये फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखो अगर फिगर ड्रॉ कर चुके हो तो आगे की बात करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेप 1, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेप 1 लिखना, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, वो कोर के बीचों बीच से पास करानी है हमेशा, बिल्कुल बीच में से। ठीक है, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड ना चारों तरफ फैली रहती है। अब चारों तरफ फैली रहेगी तो ये जो रेक्टेंगल मैं बना रहा हूं, एक चीज सोचो, ये रेक्टेंगल अगर अंदर वाले रेक्टेंगल पे लूं तो इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कम आएगा, बाहर वाले पे लूं ज्यादा आएगा, बीच में लूं तो डिफरेंट आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चारों तरफ ऐसे फैली हुई है पूरे में। अब बात है कौन से लेंथ निकालोगे? L बाय म्यू ए के लिए L चाहिए ना। L क्या था? लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पाथ या लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। अब इसमें अलग अलग रेक्टेंगल की लेंथ अलग अलग आने वाली है,
अलग अलग रेक्टेंगल की अगर लेंथ अलग अलग आएगी तो हमें नहीं पता कौन सा लेंथ यूज करना है। तो इसमें लिखना, इसी स्टेप 1 में लिखना, एज्यूम दैट magnetic flux passes through the center of magnetic core, and hence length of magnetic flux path is called as mean core length, ठीक है। अब देखो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो कैसे आएगी, अपवर्ड्स आएगी ना, ये होगा फाई, ये फाई ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें फ्लक्स डाइवर्ट होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। जब पूरे सर्किट के अंदर सेम फ्लक्स फ्लो करे तब उसे बोलते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। अब मैंने पाथ तो बना लिया भाई, पाथ बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, रिलक्टेंस निकालनी होती है। अब देखो ये पाथ को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। पहले ए बी की बात कर लेते हैं। ए बी की लेंथ निकाल के बताओ, फिगर में देखो एक बार ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी। अब देखो ये जो चौड़ाई है पूरी 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बीच में से पास हो रहा है, तो इतनी लेंथ कितनी होगी, 7.5। फिर ये दिखा रखा है 30, फिर ये 15 का हाफ यानी 7.5। देखो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये जो है 15 का आधा है 7.5, ये वाला तो मैंने दिखाया ये 30, और ये भी 15 का आधा है 7.5, ठीक है। तो ए बी सॉरी ए डी की अगर बात करें, डी ए कह लो, डी ए से मैंने शुरू किया है, कितनी होगी इसकी लेंथ, 7.5 प्लस 30 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एरिया की बात करनी है। एरिया मैंने पहले ही बोला था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेना। एक काम करो, यहां एक्स वाई जेड मार्क कर लो। अब देखो डीए वाले सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दिखाई है ना मैंने, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ दिखाई है तो यहां चल रहा है ए जेड, यहां मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ए जेड। तो एरिया कौन सा लेना है भाई, इसके परपेंडिकुलर यानी एक्स वाई। एक्स वाई माने बाहर की तरफ और राइट में। अब राइट में देखो 15 सेंटीमीटर और बाहर की तरफ यानी गहराई 10 सेंटीमीटर। बात समझ आई। मैग्नेटिक फील्ड जब जेड में है, मैं डायमेंशन भी लिख दे रहा हूं, ये 15 सेंटीमीटर है वाई में, और गहराई ये वाली है लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया लेना है एक्स वाई। तो एक्स यानी कि डेप्थ है 10 और वाई यानी हॉरिजॉन्टल है 15। तो एरिया कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इतना क्लियर हुआ। अब अगले पे चलते हैं, ए बी। लेंथ ऑफ ए बी की बात कर लो। ए बी की लेंथ है, अब देखो यहां से आधी लोगे, 15 की आधी 7.5 30, फिर 10 की आधी 5, ये तो 5 है ना। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी, 7.5, 15 का हाफ प्लस 30 प्लस 5, 42.5, ठीक है। अब एरिया, अब देखो ए बी में मैग्नेटिक फील्ड सीधे हाथ पे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड सीधे हाथ पे जा रही है माने सीधे हाथ पे जाने का मतलब है वाई में। तो एरिया कौन सा होगा, एक्स जेड। जेड माने वर्टिकल, वर्टिकल कितना है इस ब्रांच का, 15, और एक्स तो फिक्स है 10, तो यानी एरिया कितना हुआ, 15 इंटू 10 150। एक्स यानी डेप्थ फिक्स है 10 और उसकी हाइट है 15। एक्स और जेड का एरिया लेना है। अब इसके बाद ए बी के बाद बी सी, लेंथ बी सी देखो
ये होगा 15 का आधा 7.5, ये 30 और फिर ये 7.5, तो 7.5 प्लस 30 प्लस 7.5 यानी 45। एरिया की बात कर लो, यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, नीचे का मतलब है -z। जब मैग्नेटिक फील्ड z में है तो एरिया एक्स वाई का होगा। x का तो फिक्स है 10, y देखना है, y माने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी कितना है 10। अगर डेप्थ और हॉरिजॉन्टल दोनों 10-10 हैं तो प्रोडक्ट हुआ 100। ठीक है, इसके बाद CD, ये मेरी बात समझ आई? 100 कैसे निकाला? हमें जब मैग्नेटिक फील्ड z में है तो एरिया लेना है एक्स वाई का, x तो फिक्स है 10, y हॉरिजॉन्टल भी इस ब्रांच का है 10, तो 10 10 100। CD, अब CD की लेंथ कितनी होगी देखो, यहां 10 का आधा 5, ये फिर 30 और फिर ये 15 का आधा, तो 5 प्लस 30 प्लस 7.5। अब एरिया की बात कर लो, एरिया में देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में आ रही है, लेफ्ट का मतलब है -y। अगर मैग्नेटिक फील्ड y या -y में है तो एरिया x और z का होगा। x तो फिक्स है 10, z देखो वर्टिकल कितना है ये 15, तो 10 इंटू 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा मैंने बोला सब में फ्लक्स सेम है तो ओवरऑल जो रिलक्टेंस होगी S में लिख लो या R में लिख लो, यही होगी ना, LAB म्यू AAB, LBC म्यू ABC, LCD म्यू ACD, LDA बाय म्यू ADA। अब देखो इनमें से अगर कोई भी टर्म्स ऐसी हैं जिसमें एरिया सेम है, म्यू तो सेम ही रहेगा, आयरन का म्यू लेंगे। अगर एरिया भी सेम हो जाए तो लेंथ सीधे ऐड हो सकती है। म्यू सेम है, एरिया भी सेम हो गया तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम होने से सीधा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। अब देखो एरिया किस किस का सेम है, डीए का है, AB का है, CD का है, बस ये BC का अलग है। तो AB, ठीक है, CD और DA ये तीन का एरिया सेम है 150 है, तो ये तीनों की लेंथ डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 3 बार कैलकुलेशन ही क्यों करनी है, ठीक है। अब देखो इसको मैं नीचे में लिख देता हूं, यहां पे ये जो आएगी ना रिलक्टेंस, इसको ऐसे लिख लेंगे, जिनका एरिया सेम है उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। एरिया सभी में है इनमें 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस LBC अब देखो ABCD और DA का सम, AB है DA है 45, फिर 42.5 और CD 42.5, 45 42.5 42.5 42.5 42.5 यानी 42.5 42.5 कितना हुआ 85 प्लस 45 यानी 130, तो 1.3 मीटर। म्यू आर 2500 बताया ना, लेकिन म्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो म्यू नॉट भी मल्टीप्लाई कर देना, कहीं म्यू नॉट भूल जाओ। सेंटीमीटर स्क्वायर माने 10 की पावर -4। अब BC की लेंथ देखो, BC ये रहा 45 यानी 0.45 मीटर। नीचे म्यू लिखोगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ 100 इंटू 10 की पावर -4। तो ये जो रिलक्टेंस आएगी ओवरऑल ये तुम्हारी आएगी 41,900 एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, ये रिलक्टेंस आ गई। ये क्लियर हुआ रिलक्टेंस कैसे लेनी है। और इतना सब लंबा इसलिए गया क्योंकि सभी ब्रांच की थिकनेस जो थी ना वो बराबर नहीं थी। अगर सभी की विड्थ बराबर होती तो एरिया तो कांस्टेंट रहता, इतना सब नहीं करना पड़ता। अभी हमें एरिया अलग अलग सबका निकालना पड़ा। इतना आ जाने के बाद मुझे अब रिलक्टेंस मिल गई।
इसने फ्लक्स पूछा है और करंट दिया है। अब ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, तो इसका सर्किट कैसे बनाओगे? देखो, एक तो एमएमएफ का सोर्स दिखा दोगे, Ni 200 टर्न्स है ना, तो 200 I, और ये ओवरऑल रिलक्टेंस दिखा दोगे S। उसने निकलवाया क्या है? फ्लक्स। तो फाई इज टोटल एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, 200 बाय 41 900। एक बार चेक करो वैल्यू डाल के, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कितना आ रहा है। ये आएगा 4.8 मिली वेबर। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट की। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं, तो क्वेश्चन लिखना, फिगर शोज अ फेरोमैग्नेटिक कोर, फिगर शोज अ फेरोमैग्नेटिक कोर whose mean path length is 40 centimeter, whose mean path length is 40 centimeter. There is a small air gap, there is a small air gap of 0.05 centimeter, small air gap of 0.05 centimeter in the structure, the cross sectional area of the core, the cross sectional area of the core is 12 centimeter square, and mu r is 4000, and mu r is 4000. The coil has 400 turns. The coil has 400 turns. Assume fringing increases. Assume fringing increases. Cross-sectional area. Fringing increases cross-sectional area by 5%. By 5%. Determine reluctance of the flux path. Determine reluctance of the flux path. Second part, current required for flux density. Current required for flux density in the core, flux density in the core of 0.5 Tesla. Flux density in the core of 0.5 Tesla. ठीक है, ये हमें दे रखा है, एरिया दे रखा है, एयर गैप दे रखा है, और फ्लक्स डेंसिटी हमें दे रखी है। एक काम करना, फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर की जगह ना इन द एयर गैप कर लेना। फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप ऑफ 0.5 टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप ऑफ 0.5 टेस्ला। अब सबसे पहले देखो रिलक्टेंस की बात आ रही है। ठीक है, पहले तो वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर लो, और अगर अभी समझना चाहते हो तो डायरेक्टली आंसर भी देख सकते हो। अब देखो, ये जो करंट दे रखा है, ये करंट जाएगा कैसे? आगे से राइट, पीछे से लेफ्ट। तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपवर्ड्स बनेगा ना। इसका फ्लक्स अगर अपवर्ड्स बनता है तो फ्लक्स ऐसे आ जाएगा। अब सारे स्ट्रक्चर में फ्लक्स सेम है, तो इसमें क्या कहोगे? इट इज अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ये एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट हो गया क्योंकि यहां फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है। अब इसके अंदर देखो, हमें टोटल लेंथ दे रखी है और एयर गैप की लेंथ दे रखी है। एयर गैप और आयरन की परमिएबिलिटी तो अलग अलग होगी, आयरन की ज्यादा होगी, एयर की कम होगी, और एरिया भी हमें बता रखा है।
तो मैं यहां दो रिलक्टेंस निकालूंगा। एक तो रिलक्टेंस में निकालूंगा आयरन की, जो होगी LC बाय म्यू नॉट म्यू आर AC। तो इसमें लेंथ क्या लोगे, देखो एक्चुअल में लेंथ लेनी चाहिए मुझे 40 सेंटीमीटर माइनस 0.05 सेंटीमीटर बाय म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू म्यू आर 4000 बताया ना इस बार, और एरिया कितना बताया कोर का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2। बट अक्सर क्या कर देते हैं ना, अक्सर ये जो 0.05 सेंटीमीटर है ये 40 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इग्नोर कर देते हैं। तो हम लेंथ क्या मान लेते हैं सीधे सीधे 40 सेंटीमीटर। तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, अगर वैल्यूज सॉल्व करके निकालोगे 66314.56। ठीक है, 0.05 को इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन अब एयर गैप की अगर बात करें, इसने बोला फ्रिंजिंग की वजह से एरिया 5% बढ़ गया। तो एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, इसमें 5% का इंक्रीमेंट आया तो ये बन गया 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एयर गैप की लेंथ कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर है। एयर गैप की परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एरिया, एरिया ये आ गया। ठीक है, एयर गैप का एरिया ज्यादा है ड्यू टू फ्रिंजिंग, तो ये आएगा 3,16,000। अब ये देखो, ये 5 डिजिट में और ये 6 डिजिट में है, तो हमेशा ये ध्यान रखना रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, छोटा सा भी एयर गैप आ जाने से इसकी आयरन से बहुत ज्यादा रिलक्टेंस होती है। ठीक है, अब सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है तो टोटल रिलक्टेंस क्या होगी, एयर प्लस आयरन, जिसमें डोमिनेट कौन करेगा, एयर गैप। एयर गैप डोमिनेट करने से ये आएगी टोटल 382 300, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं राउंड ऑफ करके, एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, एग्जैक्ट निकाल लेना जो भी आ रही है। अगर वैसे निकालोगे 382 314 आ जाएगी ना। चलो तो एक काम करो, एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, 382 314.56। ठीक है, तो ये आ गई। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, टोटल रिलक्टेंस। अब उसने क्या बोला, मुझे बताओ कि करंट कितना चाहिए ताकि फ्लक्स डेंसिटी एयर में कितनी हो, 0.5 टेस्ला। उसने फ्लक्स नहीं बताया, उसने फ्लक्स डेंसिटी बताई। फ्लक्स डेंसिटी से फ्लक्स कैसे आ सकता है भाई, वो होता है फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। फ्लक्स डेंसिटी जब एयर में दी गई है तो एरिया भी किसका लिया जाएगा, एयर का। तो एयर का फ्लक्स जो होगा 0.5 टेस्ला है, इनटू एरिया तो 12.6 था ना, तो ये आ गया एयर का फ्लक्स। अब फ्लक्स तो देखो हमने पूरे में सेम माना हुआ है, फ्लक्स अगर सेम माना हुआ है तो फाई को क्या लिखते हो, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, एन आई बाय रिलक्टेंस, एस से शो कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए थे कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए थे 400। और रिलक्टेंस कितनी निकल के आई है, ठीक है, ये रिलक्टेंस निकल के आई है। अब ओवरऑल यहां से जो करंट आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली 0.6 एम्पियर आएगा। देख लेना, हल्का बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली 0.6। ठीक है, अब देखो यहां से सीखने वाली क्या बात है, जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, कि जहां मैंने आयरन के पाथ में एक छोटा सा एयर गैप डाल दिया,
0.5 मिलीमीटर का एयर गैप डाल दिया तो उसकी रिलक्टेंस आयरन से ज्यादा हो गई। तो ये ध्यान रखना, इवन अ स्मॉल एयर गैप हैज हायर रिलक्टेंस देन आयरन। तो ये वाला पॉइंट लिखना, व्हेन अ एयर गैप इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन अ एयर गैप इज इंट्रोड्यूस्ड in the path of air gap is introduced in the path of magnetic flux, in the path of magnetic flux, then reluctance of air gap dominates the reluctance of iron, dominates the reluctance of iron। अब देखो रिलक्टेंस बढ़ने से क्या होता है, हम बोलते हैं एमएमएफ होता है फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। अगर कांस्टेंट फ्लक्स की बात करें तो रिलक्टेंस बढ़ने से बढ़ेगा एमएमएफ, एमएमएफ बढ़ने से बढ़ेगा करंट। ये मत सोचना कि करंट फिक्स है, यहां एक वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूं, तो उससे आने वाला करंट है वेरिएबल। अब ये करंट किस काम में आ रहा है, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम में आ रहा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये वाला भी पॉइंट लिखना, द करंट इन मैग्नेटिक सर्किट्स, द करंट इन मैग्नेटिक सर्किट्स is used to establish magnetic field, is used to establish magnetic field, and hence it is called as magnetizing current, hence it is called as magnetizing current। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, for constant flux increase in reluctance, for constant flux increase in reluctance increases mmf and magnetizing current, so by introducing air gap magnetizing current requirement, so by introducing air gap magnetizing current requirement of system increases। अब यही लॉजिक हम देखो आगे चल के देंगे जब इंडक्शन में पहुंचेंगे, कि इंडक्शन के स्टेटर और रोटर में एयर गैप होने के कारण उसका मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा होता है। ट्रांसफॉर्मर में एयर गैप नहीं दिया जाता, इंडक्शन में एयर गैप दिया जाता है। एयर गैप देखो हर रोटेटिंग मशीन में देना जरूरी है, क्योंकि एक पार्ट स्टेशनरी और एक पार्ट रोटेटिंग है, ये दोनों अगर टच हो गए ना तो फ्रिक्शन आएगा, अगर इसको घुमाना है तो दोनों के बीच में क्या देना पड़ेगा, एयर गैप। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि रोटेटिंग मशीन्स में एयर गैप आता है। और अभी हमने इस चैप्टर या इस टॉपिक के अंदर क्या देखा, एयर गैप आने से रिलक्टेंस बढ़ती है और सेम फ्लक्स के लिए ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, उतना ही फ्लक्स बनाने के लिए ज्यादा करंट लगेगा। ठीक है, या करंट सेम कर दोगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो बेसिक सा रिलेशन याद रखो, देखो एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, रिलक्टेंस होती है L बाय म्यू ए, और जब भी L बनाओगे तो वो पूरे सर्किट के सेंटर से पास होगा और वहां से L की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो इतना कंसेप्ट याद रखो, और इस पे कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये पहला न्यूमेरिकल टॉपिक है जिसपे कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल गेट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करो, क्योंकि मशीन में आगे चल के काफी सारे लॉजिक मैं यहाँ पे रिलक्टेंस से ही जोड़ूंगा। तो तुमने एक नई टर्म आज सीखी है, रिलक्टेंस और एक एमएमएफ। ठीक है, इन दोनों से हम काफी चीजें रिलेट करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करो, फिर अगले टॉपिक पे मूव करना। अगला टॉपिक जो मशीन के बेसिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा पर यूनिट सिस्टम। वो मशीन और पावर सिस्टम की कैलकुलेशंस में काफी काम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।